इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद आती है मॉडर्न थ्योरी। के बाद आती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? इसको मॉडर्न थ्योरी कहते हैं, या इसको जो है हम रेजोनेंस थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं। रेजोनेंस थ्योरी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई भी पदार्थ अगर कोई भी पदार्थ जो है वो विजिबल क्षेत्र में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है तो हमें कलर दिखाई देता है, ये हम जानते हैं। फिर किसी पदार्थ की अगर रंग की इंटेंसिटी अगर विजिबल क्षेत्र में विजिबल रीजन की प्रकाश ऊर्जा की अवशोषित मात्रा पर निर्भर करती है, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब क्या होता है कि जो ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इनको संक्रमित कर देती है। तो क्या होता है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, दो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे मान लीजिए E2 से उसको E2 E1 का जो डिफरेंस होता है, जैसे दो एनर्जी लेवल है E1 एंड E2, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसे हम किससे डेल्टा E से प्रदर्शित करते हैं। ये आपने पहले भी आपने ये चीज देख रखी होगी। अब क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है अगर ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो उनका उनका डिफरेंस जितना होगा एनर्जी का उतना ही जो है हाई एनर्जी के प्रकाश का अवशोषण होगा। जैसे कि क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट वाला है वो उस लोअर एनर्जी वाला है, और जो एक्साइटेड स्टेट वाला है वो अगर ज्यादा मोर हायर एनर्जी वाला है तो क्या होगा कि इनका डिफरेंस ज्यादा होगा, और वो क्या करेंगे कि हाई एनर्जी हाई एनर्जी वाले जो लाइट का एब्जॉर्प्शन करेंगे, हाई एनर्जी वाली लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अ, अ, तो अब इसमें क्या होगा कि जब हायर एनर्जी वाले लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा तो हायर एनर्जी वाला लाइट जो है उसकी उसकी लैम्डा जो है वो कैसी होगी? लैम्डा लेस होगी, लैम्डा उसकी कम होगी। ठीक है। अब इसके विपरीत क्या होता है कि यदि अगर लोअर एनर्जी लेवल है और हायर एनर्जी लेवल का अंतर कम होगा तो जो है अणु जो है वो लोअर एनर्जी या हायर लैम्डा वाले प्रकाश का अवशोषण करेंगे। ठीक है। अगर ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई का जो डिफरेंस है अगर कम होगा तो फिर वो क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये जो है, तो ये मॉडर्न थ्योरी जो है, ये तो बेसिक बात है जो हम जानते हैं। तो ये मॉडर्न थ्योरी जो है कहती है अब क्या होता है कि यदि किसी अणु में के इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये भी हम जानते हैं कि अगर किसी भी अणु के इलेक्ट्रॉन है स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो क्या होगा, वो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वे तो उसको एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए उसको एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए हायर एनर्जी का अब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। ठीक है। हायर एनर्जी का ये हायर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, हम जानते हैं, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, लैम्डा कम होगा तो निम्न तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण होगा। ठीक है। तो लोअर लैम्डा वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके विपरीत क्या होता है कि अब यदि किसी अणु में अगर ये जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है तो क्या करेंगे कि जो जो विजिबल के जो तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का जो अवशोषण करेगा तो वो अणु क्या होगा,
वो रंगीन दिखाई देगा। ठीक है, विजिबल जो रीजन होता है, विजिबल क्षेत्र के तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का जब अवशोषण करेगा तो वो रंगीन दिखाई देगा। अब क्या होगा कि विजिबल रीजन में अवशोषित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मान जितना अधिक होगा, रंग की तीव्रता जो है उतनी ही अधिक होगी। तो जितना हायर लैम्डा होगा, उतनी ही हाई इंटेंसिटी वाली, उतनी ही हाई इंटेंसिटी वाली जो है वाली लाइट होगी, वो सॉरी कलर होगा। हाई इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी जो है उतनी हाई होगी, कलर की तीव्रता जो है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब इसमें जो है, इसके जो है इस सिद्धांत के आधार पर अणुओं की ऊर्जा और उसके रेजोनेंस के मध्य संबंध की भी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे बेंजीन जो है वो रंगीन है, ठीक है, और नाइट्रोबेंजीन जो है वो गहरे पीले रंग का होता है। बेंजीन आपको पता है, ऊपर भी बताया था कैसा होता है, कलरलेस होता है, और नाइट्रोबेंजीन जो है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और नाइट्रो एनिलीन जो है, नाइट्रो एनिलीन जो है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। ठीक है, अब इसको जो है हम इस तरह से समझा सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में बेंजीन की आयनिक जो आयनिक स्ट्रक्चर होता है, उसका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड, उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड का जो है वो योगदान बहुत कम होता है एक्साइटेड स्टेट में। तो फिर क्या करता है कि ये अल्ट्रावायलेट रीजन के उनको रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्या करता है ये कि जब इसकी बेंजीन जो है एक्साइटेड स्टेट में ये क्या करता है कि इसकी जो है आयनिक संरचना का जो रेजोनेंस हाइब्रिड, उसमें रेजोनेंस हाइब्रिड का जो है वो योगदान बहुत कम होता है। तो क्या करता है कि यूवी रीजन जो होता है ना, यूवी रीजन के विकिरणों का अवशोषण करता है। अब बेंजीन की सममित संरचना होने के कारण क्या होता है, अवशोषण भी बहुत कम होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसका सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है तो वो एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि बेंजीन जो है वो कलरलेस दिखाई देता है। अब नाइट्रोबेंजीन की संरचना का जो अनुनाद संकर में योगदान जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में योगदान जो है वो बेंजीन की तुलना से अधिक होता है। कैसा होता है, बेंजीन की तुलना से इसमें अधिक होता है। तो क्या होता है, फलस्वरूप ये क्या करता है कि लंबी लैम्डा वाले प्रकाश का अवशोषण करता है। तो वो होने के कारण थोड़ी सी अवशोषण की तीव्रता अधिक होती है। तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो येलो कलर का हो जाता है। अब जब नाइट्रो एनिलीन की बात आती है, तो नाइट्रो एनिलीन में क्या होता है कि उसकी आयनिक संरचना का अनुनाद संकर में योगदान बहुत इससे भी अधिक होता है, इसका इससे भी अधिक होता है। ठीक है, बेंजीन से जो है, बेंजीन का सबसे कम, फिर इसका सबसे अधिक योगदान जो है वो इसमें होता है। तो ये क्या है, और भी अधिक लंबी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करता है, जो कि इस वजह से इसका कलर जो है वो ऑरेंज रेड हो जाता है। तो ये जो है इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्या है कि इस प्रकार किसी भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में क्या होता है, कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप क्या होता है कि उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है कॉन्जुगेशन के कारण। तो क्या होता है कि अब कॉन्जुगेशन की मात्रा जितनी अधिक होगी, पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि ये इसमें जो है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड का कंट्रीब्यूशन, रेजोनेंस हाइब्रिड का कंट्रीब्यूशन कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि कॉन्जुगेशन, तो जिसमें जितना अधिक कॉन्जुगेशन होगा उसका रंग जो है
उतना ही अधिक गहरा होगा। तो एक पॉइंट, एक ये जो है हमारा ये एक पॉइंट है। अब इसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट लुइस कैल्विन ने बताया कि भी जो जो कॉन्जुगेशन की मात्रा से मात्रा में वृद्धि से रंग का गहरा होने का कारण जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो उनमें जो वो होता है दोलन होता है वो उसका इंक्रीज होना होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने यहाँ पे देखी कि एक तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और दूसरी चीज आपने देखी कॉन्जुगेशन के बारे में आपने देखा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट बात आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में तो इसमें क्या है, तरंग यांत्रिकी के अनुसार क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में संयोग करके और ओवरलैपिंग के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हम जानते हैं कि दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैपिंग, है ना, संयोग के बाद और ओवरलैपिंग के बाद क्या बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें एक कम ऊर्जा वाली जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और दूसरा जो है वो अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो जब कोई अणु बंधन में भाग लेते हैं तो बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षकों में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपका ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, फिर इसके बाद नॉन बॉन्डिंग स्पेस है, फिर इसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो क्या होता है कि जब कोई भी अणु बंध बनाता है तो बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन और जो पाइबंद बनते हैं तथा कम मजबूती से बंधे रहते हैं। ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाते हैं वो तो अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, एवं जो पाइबंद बनाते हैं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो पाइबंद बनाते हैं वो थोड़े कम मजबूती से बंधे रहते हैं। तो उनमें हम नॉन बॉन्ड, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बंधन भाग नहीं लेते तो वो नॉन बॉन्डिंग है। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज पहले से क्लियर होगी। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, दूसरे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और तीसरे हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जो कि जिनमें कि जो इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी बंधन में भाग नहीं लेते वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो ये जो है ये जो आपने देखा यहाँ पे कि इस डायग्राम से ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अब क्या होता है कि अणु की मूल अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बेसिक मूल अवस्था में तो क्या होता है कि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में रहते हैं और विपरीत बंधी कक्षकों में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। लेकिन जब ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जब ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो क्या होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन अवशोषण करके उत्तेजित होते हैं और फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। तो ये इसमें जो है अब आपके इसमें ट्रांजिशंस जो होते हैं वो ट्रांजिशन होते हैं सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, या पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये कुछ ट्रांजिशंस हैं। तो इस प्रकार है ना, ये पाई से पाई में स्टार में, या नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो ये जो है इस प्रकार के ये कुछ संक्रमण होते हैं कि या तो सिग्मा से सिग्मा नंबर 1, या फिर दूसरा होता है एन से सिग्मा। ठीक है, और तीसरा है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग,
और चौथा है n से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होता है, n से सिग्मा स्टार दोनों प्रकार के, और n पाई टू सिग्मा और n टू पाई टू सिग्मा स्टार जो है, ये दोनों प्रकार के संक्रमण जो होते हैं वो सिमेट्री फॉरबिडन नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि इस प्रकार के संक्रमण से क्या होता है, जो अवशोषित प्रकाश अधिक ऊर्जा और कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जैसे मान लो कोई जैसे मीथेन है वो 125 नैनोमीटर, तथा इथेन में 135 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण होता है। तो ये जो है पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। इसलिए ठीक है, क्या होता है कि मीथेन और इथेन जो है वो दोनों कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्या समझे आप कि मीथेन में 125 नैनोमीटर और इथेन में जो है 135 नैनोमीटर लैम्डा वाले प्रकाश का अवशोषण होता है। और ये क्षेत्र जो है वो क्षेत्र कैसा है, ये यूवी क्षेत्र है। तो यूवी क्षेत्र है तो क्या होता है कि ये कंपाउंड जो होते हैं कलरलेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपने कुछ जो है मॉडर्न थ्योरीज देखी। आपने ये जो है इसमें आपने सबसे पहले कुछ एक तो जो थ्योरीज पहले से चलती थी कलर और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक तो विट्स थ्योरी, आपने विट्स थ्योरी की यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। उसके बाद आर्मस्ट्रॉन्ग थ्योरी, उसके बाद जो है मॉडर्न थ्योरीज के अंदर जो है आपने एक तो ये थ्योरी आपने देखी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आपने समझा। तो आ, ये जो आपके इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी वो आज हमने कंप्लीट की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।